हे नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पार्ट 2। अब इनमें क्या ट्रेंड्स रहेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। अभी हमने क्या देखा था, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो थी एटॉमिक रेडियस। यस, आई होप कि सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पार्ट 2 और इसमें देखेंगे काफी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ रिकॉल करवाओ फटाफट से, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है। देखो, आज से पहली जो हमारी प्रॉपर्टी होगी वो होगी आज की प्रॉपर्टी। आज की पहली प्रॉपर्टी, वैसे तो वो दूसरी प्रॉपर्टी है, लेकिन आज की पहली प्रॉपर्टी हमारी होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर। काफी सारे स्टूडेंट्स फेमिलियर हो सकते हैं इस टर्म से, अगर 10th अच्छे से पढ़ी है तो, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज सारी चीजें आपको टॉप नॉच बिल्कुल 0 से लेकर के 100 तक क्लियर हो जाने वाली है। ठीक है, चलिए तो पहले फटाफट से मैं आपके साथ नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लेती हूँ। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहली चीज जो मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स। फिर आपको बेटा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ PDF, साथ ही साथ इनके वीडियो सोल्यूशंस भी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि ये जितनी भी सारी चीजें हैं आपको magnetbrains.com पर इजीली अवेलेबल है। बहुत इजीली आप एक्सेस कर सकते हो विदाउट यू नो टेकिंग एनी सब्सक्रिप्शन। हमें कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। अगर हमें लेक्चर देखना है तो हम एक दिन में चाहे 1 लेक्चर देखें या 100 लेक्चर देखें, बात बराबर है, कोई सब्सक्रिप्शन आपसे नहीं लिया जाएगा। सेम चीज है DPPs अगर आपको सॉल्व करने हैं, डाउनलोड करने हैं, उनके सोल्यूशंस देखने हैं, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। ठीक है, चलिए अगली चीज जो आपको मिलती है वो है चैप्टर वाइज MCQs। काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, या आपकी जो कंडक्टिंग बॉडी है NTA, उन्होंने किसी भी तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है तो वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा देते हैं। अगली चीज चैप्टर वाइज 1 शॉट रिविजन एंड फाइनली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो भाई इतना सब आपको मिलता है एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है या टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, चलिए क्या समझते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। अच्छा, कुछ बातें जो पहले कर ली जाएं। एंथैल्पी टर्म का हमें मतलब पता है। एंथैल्पी मतलब होता है एनर्जी। एंथैल्पी इज नथिंग बट एनर्जी। ठीक है, होते हैं ना सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, बिल्कुल वही है। एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। तो ऐसे बिल्कुल नया सा वर्ड देखकर डरने का नहीं। ठीक है ना, चलो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब, इसको फिर से अगर हम रिफ्रेम करके बोले तो आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब आप बोलोगे कि क्या किस चीज के लिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कब, जब जो हमारे मेटल्स हैं, बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं, जो मेटल्स हैं जब वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं, वहां पर आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ठीक है, चलो अब मैं आपको एक बात बताती हूं कि जो भी हमारा मेटल है, जो भी मान लो M मेटल ले लिया मैंने, मेटल स्पेसिफिकली मेटल बोल रही हूं मैं। ठीक है, स्पेसिफिकली बोला है मतलब टॉपिक स्पेसिफिक है। ठीक है, मेटल बोला है मतलब मेटल पर ही ये टर्म अप्लाई होगा, नॉन मेटल्स पर दूसरी चीज अप्लाई होने वाली है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, आज मेटल्स की बात करेंगे एक्सक्लूसिवली। मेटल्स जब आयंस में चेंज होते हैं, ठीक है, तो कोई भी हमने मेटल लिया है, ये आयन में चेंज हो रहा है। मेटल्स कौन से आयंस फॉर्म करते हैं? ऑफ कोर्स पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो ये मेटल है हमारा आयन में चेंज हुआ है, और आयन में कब चेंज होता है? जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, आउट हो जाता है। अरे एग्जाम्पल हमारा सोडियम Na। ठीक है, Na का पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2,8,1। अगर मैंने इसको Na+ बना दिया है, मतलब मैंने इससे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया है ना, तो ये क्या बन गया? Na+। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,8, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया अब
आयन, कौन सा वाला? कैटायन। मेटल्स हमेशा कैटायन बनाते हैं, नॉन मेटल्स एनायन बनाते हैं, ये बेसिक बात हमें पता है। ठीक है, चलो अब तो ये बात तो हो गई कि मेटल जो है वो जब कैटायन में चेंज होता है तो उस दौरान जो भी एनर्जी चेंजेस होते हैं उन्हीं को हम रेफर करते हैं एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्या बोल दिया, कुछ भी समझ नहीं आया, अभी आ जाएगा समझ में। ये जो ग्राउंड स्टेट में मेटल है जब आयन में चेंज हो रहा है, ग्राउंड स्टेट में मेटल आयन में चेंज हो रहा है तो ऐसे ही चेंज नहीं हो जाएगा। अरे एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या सप्लाई करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा समझो, क्या समझो? वेट अ मिनट, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम किस चीज के साथ डील कर रहा है? मेटल का कैटायन बनने में, है ना? तो जब मेटल का कैटायन बनवाना है यार तो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। एनर्जी इज सप्लाइड। अब जब एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो भाई ये जो सिस्टम है ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना। ठीक है, तो इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। इन वर्ड्स कैसे देखोगे? एनर्जी रिक्वायर्ड ऑब्लिक, या आप बोल सकते हो एब्जॉर्ब्ड, व्हेन अ न्यूट्रल, अब ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना इन पर ध्यान देंगे खास तौर से। व्हेन अ न्यूट्रल गैशियस मेटालिक एटम, ठीक है, चेंजेस टू कैटायन। क्या बोला है? एनर्जी रिक्वायर्ड या अब्सॉर्ब्ड व्हेन अ न्यूट्रल गैशियस मेटालिक एटम चेंजेस टू कैटायन इज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या समझ आया कि ये जो मेटल है इसको अगर हमें कैटायन में चेंज करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी इज सप्लाइड भाई, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्लियर है इतनी बात? इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ये जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ये जो एनर्जी इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है ताकि इलेक्ट्रॉन निकले मेटल से और मेटल कैटायन बन जाए, इसी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एंथैल्पी को हमेशा हम डिनोट करते हैं H से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? H से। अब यहां पर ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इस प्रोसेस में वो है डेल्टा H। डेल्टा क्यों लिखा है? अरे चेंज, एनर्जी चेंजेस जो हो रहे हैं, एनर्जी चेंजेस दैट आर अकरिंग व्हेन अ मेटल इज चेंजिंग टू कैटायन, इसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है इतनी बात? यहां तक सब सही चल रहा है? ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ये जो मेटल है क्या सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन निकाल देगा? नहीं निकालेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? इस मेटल को, ये जो न्यूट्रल मेटल एटम है, इसको हमें गैशियस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, क्या बोला है? एनर्जी रिक्वायर्ड या अब्सॉर्ब, बार बार रिपीट हो रहा है, यहीं पर याद कर लो। ठीक है, व्हेन अ न्यूट्रल गैशियस मेटालिक एटम, मेटालिक क्यों बोल दिया है भाई? स्पेसिफाई कर दिया है क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब न्यूट्रल गैशियस मेटालिक एटम किसमें चेंज होता है यार? अपने आयन में, कैटायन में, पॉजिटिव आयन में। ठीक है, तो उस दौरान जो एनर्जी लगती है, एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है या ये जो सिस्टम है एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, इसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। परफेक्ट, सब सही है। अच्छा, अब दो बातें मैं आपसे करूंगी। क्या कि ये जो डेल्टा H है, ये जो डेल्टा H है ये कैसी होगी? यहां पर देखो, ये जो एंथैल्पी चेंज होता है ना, दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होता है? व्हेन एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। ठीक है,
एनर्जी इज अब्सॉर्ब। नेगेटिव कब होता है? व्हेन एनर्जी इज इवॉल्व। इवॉल्व समझते हो या नहीं समझते तो रिलीज्ड। ठीक है, चलिए ये दो चीजें हमें पता है कि एनर्जी जब अब्सॉर्ब होती है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, एंड जब एनर्जी चेंजेस में देखा गया कि एनर्जी रिलीज हो रही है तो नेगेटिव होती है। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी, या आप थर्मोडायनेमिक्स में जाकर और अच्छे से जानोगे, लेकिन ये चीज मैं आपको यहीं बता दूंगी। उससे पहले आप मुझे बताओ कि एनर्जी जब एब्सॉर्ब होती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक। और जब एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक। क्लियर है इतनी बात? चलो, सही चल रहा है यहां तक सब कुछ? ओके। अब ये जो हमारा सिस्टम था, सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, इसमें क्या हो रहा था? मेटल आयन बन रहा था। न्यूट्रल गैशियस मेटालिक एटम जो था ये मेटल आयन बन रहा था और एक इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज कर दे रहा था। ठीक है, तो इस दौरान जो भी हीट चेंजेस हुए हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? लेकिन इस प्रोसेस में बेटा हमें एनर्जी देनी पड़ रही है ना। मान लो ये सिस्टम अंडर स्टडी है, ये क्या बोल रही हूं? सिस्टम अंडर स्टडी है। ठीक है, तो इसको जब हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो सिस्टम पर हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम पर हम वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? या आप सिंपली ऐसे समझो कि जो भी सिस्टम अंडर स्टडी है, अगर हम उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब सिस्टम का लॉस तो है नहीं, ये सिस्टम अंडर स्टडी है और ये सारी सराउंडिंग्स है। ये मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के एस्पेक्ट में समझा रही हूं, वहां जाकर और अच्छे से समझ आएगा। क्या बोला? ये मेरा सिस्टम अंडर स्टडी है, इसमें मैं जब हीट दे रही हूं, इसमें कुछ ऐड कर रही हूं, तो यहां तो कोई लॉस नहीं है ना, इसीलिए जो हीट चेंजेस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसमें से हीट निकाल लूं, मान लो निकल नहीं रही है लेकिन मान लो अगर हीट निकाल ली, तो इस सिस्टम का कुछ लिया ना मैंने, इसका तो लॉस हुआ ना भाई, इसका तो हीट लॉस हुआ ना, तो उसको हम बोलते हैं कि हीट चेंजेस जो है फिर नेगेटिव है। ठीक है, इतनी बात। इसीलिए यहां पर ये वाला जो प्रोसेस है, अब मुझे बताओ आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो हीट चेंजेस हो रहे हैं, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिंपली ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहां पर हम हीट दे रहे हैं मेटल आयन को, मेटल एटम को, न्यूट्रल मेटल एटम को हीट दे रहे हैं ताकि उसका इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो इसीलिए अगली बात क्या आती है भाई कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना? चलिए, एक बात क्लियर हो गई। अगली बात, इसका यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। क्या होता है यूनिट? किलो जूल पर मोल। कुछ बुक्स में अगर आप कहीं देख लो तो आपको ये यूनिट भी देखने को मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अगर ऐसा कुछ दिखे तो समझ जाना कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ही यूनिट है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे घबरा मत जाना कि ये क्या देख लिया, नथिंग बट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये यूनिट है इनके। सब सही है, सही चल रहा है अभी तक। अब बात आती है किसकी? अब बात आती है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। कॉन्सेप्ट अब क्या पढ़ेंगे? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सुना है या नहीं? पहले जल्दी से बताओ, सुना है या नहीं? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मतलब मक्खन। ठीक है, चलो देखो क्या होता है कि जब एक मेटल एटम है, ठीक है, मेटल एटम बेटा जब ये आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो ये बन रहा है M+ और ये इससे निकल गया एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस दौरान जो हीट चेंजेस हुए हैं वो क्या है? हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 है। क्या बोला मैंने? आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोला? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लिख लो चाहो तो, ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन
एंथैल्पी। क्लियर है? चलिए दूसरी बात, अब ये जो मेटल आयन है, अभी हमने सिर्फ न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला था, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, इस मेटल आयन में से इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूं, तो इस दौरान जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। देखो ये मेटल है, उसका आयन, यही मैंने यहां पर लिख लिया, ठीक है। पहले मेटल को हमने आयन में चेंज किया, ये बना यूनिपॉजिटिव आयन, फिर इस आयन में से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूं, तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, M2+, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहां जो हीट चेंजेस हुए हैं या यहां जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी या सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली जब इस मेटल आयन, इस बाइवैलेंट मेटल आयन में से मैं क्या निकाल लूं, इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, तो ये हो जाएगा M3+, ये निकल गया इलेक्ट्रॉन। भाई इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड है इसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट किसका, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, एक के बाद एक, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। क्लियर है? फटाफट से रिपीट कर दे रही हूं, जल्दी से देखो। पहले न्यूट्रल एटम से, ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी, न्यूट्रल एटम से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला और न्यूट्रल गैसियस मेटालिक एटम को आयन में चेंज किया, यूनिपॉजिटिव आयन में। इसके बाद फिर ये प्लस M+ को ही लेकर इससे इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या हुआ भाई, M2+ हो गया। फिर M2+ से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अब तुम लोगों को एक गड़बड़ दिख रही है क्या, ये होगा M2+, ठीक है। ठीक है, दिस इज M2+। क्लियर है? तो M2+ से, इसी से जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या हो गया, M3+। ठीक है, चलिए क्लियर है इतनी बातें। अब इन हर स्टेप में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एसोसिएटेड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और यहां जो है बेटा ये क्या है, ये क्या है, ये है सेम एटम है। बहुत ज्यादा ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि आगे जो केसेस पढ़ने वाले हैं ना उसमें एक गलती तुम लोग करने वाले हो, लेकिन फिर मैं यहीं पर तुमको लेकर आऊंगी और याद दिलाऊंगी कि अरे भाई चीजें ऐसी हैं। ठीक है, तो यहां पर सेम एटम हमने लिया है। देखो M, अगर मुझे एटम चेंज करना होता तो मैं भाई कुछ और ले लेती ना, यहाँ पर M की जगह N ले लेती, मतलब एटम दूसरा है, लेकिन नहीं, हम सेम एटम के लिए उसकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या, कि ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज है ये बड़ी कहां, मतलब कौन सी सबसे ज्यादा होती है, कौन सी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए तो समझेंगे। यहां मैं लिख ले रही हूं आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3। बाद में हम इसमें लगा देंगे साइन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का, जो भी आएगा रिजल्ट। ठीक है, अभी समझते हैं क्या किया मैंने। मान लो मेटल हमने ले लिया है सोडियम। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,8,1। ठीक है, अगर मुझे सोडियम को आयन में चेंज करना है, ठीक है, 2,8,1 सोडियम को आयन में चेंज करना है तो ये Na+ हो जाएगा और इससे एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी एसोसिएटेड है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। ठीक है, अब यहाँ से मुझे सोडियम से बेटा क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, लेकिन इसके आयनिक फॉर्म से। ठीक है, Na+ से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकलवाऊंगी तो ये बनेगा Na2+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या था, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया था 2,8, इसका यहाँ पर 2,8, यहाँ हो गया है 2,7। यही इसी पॉइंट पर रोक कर मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि सोडियम इनिशियली इसमें पहले थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फिर 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड फाइनली यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस ऑपरेट करते हैं वो कौन से हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चीज हमें पता है, बहुत अच्छे से हम इससे फेमिलियर हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। अब इस अट्रैक्टिव फोर्स को कौन कम करते हैं? क्या जितना मैग्नीट्यूड न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये इलेक्ट्रॉन? नहीं, उससे थोड़ा सा कम। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं। स्क्रीनिंग पढ़ी है, शील्डिंग पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव पुल एक्सपीरियंस नहीं करता है न्यूक्लियस की तरफ, तो इसकी इजी रिलीज पॉसिबल होती है। भाई अब कोई चीज टाइटली हेल्ड नहीं है, इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा स्ट्रांगली नहीं पकड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ठीक है, आपसे भी अगर कोई चीज आपने लूजली पकड़ी है तो गिरने के चांसेस हैं कि हाथ से गिर जाए। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का भी सेम केस है। ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का भी सेम केस है। तो इलेक्ट्रॉन की रिलीज जो है इजीली हो जाती है। हाउ इजीली इज अ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, ये भी मेजर होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। इसको लिख लो, थोड़ा सा रुककर इसे लिख लो। द ease with which an electron is lost from neutral atom, या चलो इसको इस तरह से लिख लो, the ease with which an electron is lost is measure of आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये तीनों ही स्टेप्स के लिए कॉमन हो जाएगा, एटम और आयन स्पेसिफिक हम नहीं बोल रहे, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो जाएगा। अब इजीली अगर रिलीज हो रहा है तो क्या हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन इजीली निकल रहा है तो हम जरा सी एनर्जी सप्लाई करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज क्या बहुत ज्यादा होंगी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या बहुत ज्यादा है? नहीं है, ठीक है ना। फिर आ जाओ इस बात पर, अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है निकल चुका है। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल चुका है बेटा, तो फिर फाइनली हमें क्या देखने मिल रहा है कि आउटरमोस्ट शेल तो गायब, अब बचा है केवल और केवल इतना सेक्शन। अब केवल और केवल कितना सेक्शन बचा है? सिर्फ और सिर्फ इतना सेक्शन बचा है, ठीक है। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है इसका अट्रैक्टिव पुल कितने इलेक्ट्रॉन्स की तरफ होगा? मतलब जितने भी प्रेजेंट है ये इनको थोड़ा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। होता है ना कि क्लास में अगर कम स्टूडेंट्स हैं, मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और एक क्लास में केवल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो आप खुद ही समझो कि जब स्टूडेंट्स कम होते हैं तो हर एक स्टूडेंट पर अटेंशन का स्कोप बढ़ जाता है। मतलब फिर वो स्टूडेंट्स बहुत केयरफुल रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम तो कम हैं और हम पर इफेक्ट ज्यादा रहेगा मैम का, ठीक है। ऐसा होता है ना। और वहीं अगर 100 बच्चों की क्लास है तो हर एक स्टूडेंट पर उतना ही इफेक्ट पड़े या उतनी ही अटेंशन दे पाए, ये बहुत मतलब फ्लक्चुएट करेगा। आगे वाले स्टूडेंट्स दिख जाएंगे, पीछे वाले बढ़िया पीछे लंच वंच खा रहे होंगे, होता है ना ऐसा। तो यही चीज आप समझो कि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां पर था उस पर न्यूक्लियस का इतना ज्यादा अट्रैक्टिव पुल नहीं था, लेकिन फिर वो निकल गया। तो अब ये जो न्यूक्लियस है ये अपना ध्यान किस पर देगा भाई? जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अब बचे हैं, तो इनको अब ये स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा और ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, ठीक है। क्लियर है? तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड है तो क्या इनको निकालना पॉसिबल है उतनी ही ईज से जितनी ईज से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला था? नहीं, ठीक है। इसीलिए जो एनर्जी है वो हमें ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू दिस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इस केस में एक तो देख लो यार, सामने दिख रहा है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 2,8 ऑक्टेट फील्ड है, मतलब इसका कौन सा बेटा? नियॉन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो गया है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल होता है। हाईली स्टेबल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो एक बात ये भी हो जाती है।
वही मैं बोल रही हूं कि जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है हर एक इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब ये जो अट्रैक्टिव पुल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है। इसी वजह से जो एसोसिएटेड आयोनाइजेशन एनर्जी है, या जो आयोनाइजेशन एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, वो फर्स्ट वाले केस से ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब क्या होता है, अब हमें Na2+ कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना है। Na2+ कॉन्फ़िगरेशन जिसका है 2,7, इससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालकर इसको बनाना है Na3+ प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है एसोसिएटेड उसको I3 बोलेंगे। लेकिन अब आप समझो कि एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब क्या हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जब ये एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो आपको नहीं लगता कि जो न्यूक्लियस है वो और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा स्ट्रांगली बचे हुए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को? होता है ना ऐसा, ठीक है। चलिए, तो वही बिल्कुल वही केस है यहां पर कि आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो और ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस टाइटली हेल्ड है ना बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो और ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। क्या आ गया भाई, IE1 इज ग्रेटर देन IE2 विच इज ग्रेटर देन IE3, या IE1, IE2, IE3 में IE3 सबसे ज्यादा है, IE1 लेस, अच्छा लेस देन IE2 एंड IE2 इज लेस देन IE3, इस तरह से आप बोल लो। परफेक्ट, ठीक है, यहां तक सही चल रहा है सब कुछ। चलिए, तो ये होता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट, और कौन सी वाली मैक्सिमम होगी। क्लियर है इतनी बात। चलो अब आगे हम देखेंगे क्या, फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज डिपेंड, या फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड, सिंपली ऐसे बोलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो इसमें हमें 4 फैक्टर्स पढ़ने हैं और फिर इन चारों का हम क्या देखेंगे, एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। ओके, चलिए, सबसे पहला है एटॉमिक साइज। सबसे पहला जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को वो है एटॉमिक साइज। सेकेंड जो है वो है आपका न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ जो है वो है पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, पेनिट्रेशन या पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। या सबशेल इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन चारों चीजों पर बात करेंगे। अब एटॉमिक साइज से हमें क्या पता है, चलो आ जाओ। एटॉमिक साइज की अगर बात होती है, पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। किस तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये है हमारा एक एटम और ये है हमारा दूसरा, ठीक है ना। यहां इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां है। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस किसका ज्यादा दिख रहा है आपको, इसका, ये तो छोटा सा है, ठीक है ना। तो आपको नहीं लगता कि जब यहां पर इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव पुल है वो उतना ज्यादा नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो जाएगा। इसका रिलीज इजी है, तो इसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी क्या, नहीं, कम देनी पड़ेगी। सिमिलरली ये वाले पर आ जाओ, एक एटम ऐसा जिसका एटॉमिक साइज छोटा है, छोटा एटम है,
इस केस में जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस पास पास में है, पास पास में होने की वजह से इन दोनों का जो इफेक्ट है, अट्रैक्टिव पुल, दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव पुल एग्जिस्ट कर रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है भाई। तो अगर आपने क्या पकड़ के रखा है बहुत तेज, क्या पसंद है आपको, चॉकलेट्स, बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखिए तो मजाल का है कि कोई आपके हाथ से ले जाए, सामने वाले बंदे को बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी अपनी, ठीक है। तो बिल्कुल वही केस है यहाँ पर, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है तो ये इलेक्ट्रॉन का रिलीज टफ है, डिफिकल्ट है। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी या यहाँ जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो एटॉमिक साइज का इफेक्ट आपको समझ में आ रहा है क्या, कि अगर साइज छोटा है तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज देखने को मिलेंगी और अगर साइज बड़ा है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। परफेक्ट, क्लियर है सब। चलो सेकेंड फैक्टर क्या था, सेकेंड फैक्टर हमारा था न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है, आपको भी अंदर कहीं ना कहीं पता है ये चीज कि ये दोनों फैक्टर्स रिलेटेड है, ठीक है। अब समझो खुद से कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज मोर टूवर्ड्स या ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू जाहिर सी बात है ज्यादा होंगी, जाहिर सी बात है ज्यादा होंगी भाई। न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है एटम पर, एटम का न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अगर एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड होंगे। अब स्ट्रांगली हेल्ड होने की वजह से क्या हम उनको इजीली एक्सट्रैक्ट आउट करवा पाएंगे, क्या उनको इजीली रिलीज करवा पाएंगे, नहीं, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ज्यादा होंगी। और अगर न्यूक्लियर चार्ज लेस है, सिंपली आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन मत लिखो इसको, सिंपली ऐसे लिख लो, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज भी ज्यादा होंगी, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। न्यूक्लियर चार्ज कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज भी कम होंगी। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। और यहां पर क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि एटॉमिक साइज is inversely proportional to ionization energy values, या ऐसे लिख लो, ionization energy is inversely proportional to atomic size, ठीक है ना, दोनों बातें क्लियर है। तो ये तो बहुत रही इजी सी बात। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो थोड़ा सा हमें एक्सेप्शनल केसेस दे देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम स्टडी करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर किस तरह से फर्क पड़ेगा, ये हम दो एस्पेक्ट्स में देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल है या नहीं, ठीक है। अब स्टेबल से क्या समझ में आता है, स्टेबल दो टर्म्स में हम समझ सकते हैं, एक तो होता है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा होता है फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है ये जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत स्टेबल होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने देखा था, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अच्छा, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स में कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशंस हमें देखने को मिलते हैं, हमें देखने को मिलता है D5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, P3 कॉन्फ़िगरेशन, अभी समझेंगे क्या है ये, अभी समझेंगे, ठीक है। चलो ये है हमारा हाफ फिल्ड P3 कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 1 2 3, यही अगर फुली फिल्ड देखना है तो क्या हो जाएगा P6, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए यहां आ जाए,
ये है कौन सा, D5 कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड। कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। यहीं पर हो जाएगा D10 कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें फुली फिल्ड हमें देखने मिलेगा। ठीक है, चलो फिर आता है यहां पर F7 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन या फिर F14 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जिसका ज्यादा यूज नहीं होता है, पर देख लो एक दो तीन चार पांच छह सात। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको कहीं भी देखने मिल जाए तो समझ जाना यार कि वहां पर कुछ ना कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज के ट्रेंड में घपला होने वाला है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्पेस मैनेजमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम जब हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लेकर चलते हैं, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाना इज अ टफ टास्क। ठीक है, तो इतना समझ लो। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला हो गया। अब जो फोर्थ फैक्टर है वो क्या है देखते हैं, लेकिन यहां पर एक स्टेटमेंट लिख लो, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर एक्सेप्शनली हाई, या सिंपली लिख लो आर हाई when electron is to be removed from half filled या fully filled configuration। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। अब चलो आगे बढ़ते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट पर। पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका देखते हैं, सबशेल्स का देखते हैं। तो वो बहुत ही इजी सा ऑर्डर है। पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका देखते हैं, सबशेल्स का। डायरेक्ट याद रखो SPDF। ठीक है ना, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन S का होता है। S से इलेक्ट्रॉन, S ऑर्बिटल सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसका शेप क्या है, इस तरह का। P का क्या है, कुछ इस तरह का। D का क्या है, कुछ इस तरह का। F तो बिल्कुल फैला हुआ है इस तरह, कुछ भयंकर फैला हुआ है F, कुछ इस तरह का शेप है। ठीक है, तो S ऑर्बिटल क्योंकि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए ज्यादा पेनिट्रेशन होता है इसका। S ऑर्बिटल्स ज्यादा पेनिट्रेटेड होती है या ज्यादा क्लोज होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के पास में अगर ऑर्बिटल है या इलेक्ट्रॉन ही है तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे क्या इजीली? अरे वो न्यूक्लियस निकालने ही नहीं देगा, पकड़ के रखेगा बहुत तेज। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि अगर SPDF ऑर्बिटल्स हैं और अगर हमें दिख रहा है कि S ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो भाई उससे इलेक्ट्रॉन निकलवाना इज नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, तो इसीलिए भी पेनिट्रेशन इफेक्ट हम पढ़ते हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इससे इफेक्ट होती हैं। ठीक है, अब जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो देखते हैं। आ जाओ, केसेस स्टडी करते हैं। एटॉमिक साइज की वजह से जो वेरिएशन आता है, या जितने भी वेरिएशंस हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में, वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये जितनी भी हमने चारों फैक्टर्स देखे हैं ना, ये कहीं ना कहीं जो भी वेरिएशंस हम पढ़ रहे हैं इसमें अप्लाई होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक देखो, फिर आगे स्टडी करते हैं। चलो, तो जब भी हम वेरिएशन स्टडी करते हैं ना, तो ये हम पढ़ते हैं अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, दो फॉर्मेट्स में पढ़ते हैं। तो वही चीज यहां पर भी देखेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, चलो अब इस केस में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आपको क्या पता है, एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है ना। लेफ्ट टू राइट इस तरह से जाते हैं तो एटॉमिक साइज कंसिस्टेंटली
क्या करता है भाई, घटता जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। अब आप यहीं से निकाल लो कि जो जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड अभी क्या पढ़ा था, न्यूक्लियर चार्ज, अगर यहां पर अभी क्या पढ़ा था यार, न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब कि अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज भी बढ़ती जा रही हैं। यहां पर जो हमें एनर्जी लगेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इस लेफ्ट मोस्ट पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट सेक्शन में हमें जो एनर्जी सप्लाई करने पड़ेगी इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए, उससे कई ज्यादा हमें राइट मोस्ट सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल में सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड अभी हम पढ़ रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड सिर्फ, ठीक है, एग्जाम्पल से भी अभी देखेंगे। आप केवल समझो पहले इतना कि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है यार, साइज डिक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, वो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज्यादा अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो एटॉमिक साइज तो घटता ही है। एटॉमिक रेडियस या नॉर्मली एटॉमिक साइज का ट्रेंड तो हमें पता है। इसकी वजह से आप चाहे एटॉमिक साइज को लेकर पकड़ लो या न्यूक्लियर चार्ज को लेकर पकड़ लो, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी होता है एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर ये घट रहा है बेटा तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ेगी, और न्यूक्लियर चार्ज आप आइदर वे भी ले सकते हो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ेगी। समझ में क्या आया कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्या बोला, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इंक्रीज, क्या होती जाती है, वैल्यूज इंक्रीज होती जाती हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, अक्रॉस द पीरियड समझ आया ट्रेंड। अब देखते हैं डाउन द ग्रुप का। डाउन द ग्रुप यार बहुत इजी है, डाउन द ग्रुप ना बहुत ही ज्यादा इजी है, उसमें कुछ जान ही नहीं है, मतलब समझ लो। सेकेंड है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप में क्या होता है, नीचे नीचे जाते जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, यानी कि एटॉमिक साइज इंक्रीज। अब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सीधा सीधा आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज नीचे नीचे जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएंगी। ऑल्सो हमें पता है कि एटॉमिक साइज तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ओवरवे नहीं कर पाता इस एटॉमिक साइज के कॉन्सेप्ट को, या आप कह सकते हो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, नीचे नीचे जा रहे हैं तो अंदर जो शेल्स है, इनर मोस्ट शेल्स, उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो हर स्टेप पर, हर सक्सेसिव ग्रुप में जैसे हम नीचे नीचे जा रहे हैं, डिसेंड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जा रहे हैं। तो वो जो फिल इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को तो शील्ड करेंगे ना न्यूक्लियस के इफेक्ट से, इसीलिए ये शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज घटती जाती है। या आप कह लो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज घटती जा रही हैं। सोचो ना खुद से, देखो नीचे नीचे जा रहे हैं तो शेल्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मैं सारे इंटरमीडिएट शेल्स नहीं बना रही, लेकिन आप समझो कि शेल्स क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसका जो डिस्टेंस है भाई वो बढ़ता जा रहा है कंसिस्टेंटली। मतलब यहां पर जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड था न्यूक्लियस से, उतना ज्यादा यहां नहीं है, तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हाई होंगी टॉप मोस्ट, यहां आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज लो होंगी। तो हुआ क्या, ज्यादा से कम ना, तो भाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, IE वैल्यूज decrease down the group। ठीक है ना, तो हमने क्या देख लिया, अक्रॉस द पीरियड जनरल ट्रेंड देख लिया, डाउन द ग्रुप जनरल ट्रेंड देख लिया। इन जनरल तो यही फॉलो होता है। अब आती है बात कुछ एक्सेप्शंस की, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट में किस तरह के चेंजेस आते हैं, समझ में देखते हैं। चलो स्टडी करेंगे सबसे पहले पीरियड नंबर 1, लेफ्ट टू राइट हम ट्रेंड स्टडी कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले देखेंगे पीरियड नंबर 1। पीरियड नंबर 1 के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, पीरियड नंबर 1 के लिए सिर्फ इतना आई वांट टू शेयर कि पीरियड नंबर 1 में क्या है, दो ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, है ना।
अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड फटाफट से बता दो, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज क्या होती हैं? इंक्रीज होती जाती है, और डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज घटती जाती हैं, ठीक है ना। तो एक चीज समझो कि मान लो ये पूरा पीरियोडिक टेबल है बेटा, अक्रॉस द पीरियड हाईएस्ट है, फिर अगर यहीं पर नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज घटती जाएंगी ना। इसका मतलब क्या हुआ, आप बात पकड़ पाए? इसका मतलब क्या हुआ कि हीलियम की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है, ठीक है। हीलियम हैज highest value of ionization energy, ठीक है ना, in the whole periodic table, in the periodic table. चलो, ये पीरियड नंबर 1 से मुझे आपको बताना था इंफॉर्मेशन। पीरियड नंबर 2 पर आ जाते हैं। पीरियड नंबर 2 में क्या है? हमारे एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब एक्सपेक्टेड जो हमारे पास क्राइटेरिया है, जो एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया है वो क्या है भाई? आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज का जो एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया है वो ये है, ऐसा कुछ कि अक्रॉस द पीरियड जब भी जाते हैं तो आई वैल्यूज क्या होती हैं, या सिंपली आप ले लो इंक्रीज, है ना। अक्रॉस द पीरियड जब भी हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इंक्रीज करती हैं। ये है जनरल ट्रेंड, ये है आम जिंदगी, ठीक है, ये है आम जिंदगी। अब हम जिएंगे मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी में थोड़ा सा कुछ घपला है। देखो, दिस इज जनरल ट्रेंड, ठीक है ना, आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी में क्या हो रहा है कि इनके हम क्या स्टडी कर रहे हैं भाई? इनके हम क्या स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इन रियलिटी एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आप समझ लो एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखने मिलता है? लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो फटाक से, पहले कितना होता है? 1s2 2s1। यहाँ होता है 1s2 2s2, यहाँ होता है 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। कार्बन का लिख दूं 2s2 2p2, नाइट्रोजन 2s2 2p3, ऑक्सीजन थोड़ा सा हॉचपॉच हो रहा है क्या? चलो एनीवेज 2s2 2p4, 2s2 2p5 एंड 2s2 2p6। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ही दिक्कत होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो इनके हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ते हैं तो एक चीज देखने को मिलती है। मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन ले लिया बेटा, इसका कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, नाइट्रोजन का ले लिया और ऑक्सीजन का ले लिया, ठीक है। इतने कॉन्फ़िगरेशन अभी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। यहां जो है इसका बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बेरिलियम का 2s2, ठीक है ना। बोरॉन का क्या है? 2p1, 2p1। यहां पर नाइट्रोजन का क्या है? 2s2 2p3, ये है नाइट्रोजन का। और ये है किसका? ऑक्सीजन का 2p4, 1 2 3 एंड
4। क्लियर है? ये जो बेरिलियम और बोरॉन है, इन जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए था कि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज जो है वो अक्रॉस द पीरियड जब जाते हैं तो इंक्रीज होती है ना, तो इस हिसाब से ट्रेंड क्या होना चाहिए था कि बेरिलियम की जो है वो कम होनी चाहिए थी बोरॉन से। यही हो रहा था ना। लेकिन एक चीज देखो कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स है वो s ऑर्बिटल्स है, यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स है वो s ऑर्बिटल्स है और p ऑर्बिटल्स है। अब ये जो p ऑर्बिटल्स आ गई ना, इनका क्या होता है, पेनिट्रेशन उतना ज्यादा नहीं होता है। इनका क्या है, पेनिट्रेशन उतना ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए इससे इलेक्ट्रॉन जो है बेटा इजीली रिलीज हो सकता है एज कंपेयर टू दिस s ऑर्बिटल। एज कंपेयर टू दिस s ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन है। अब एक चीज थोड़ा सा मैं आपको यहां पर ऐड कर देती हूं फटाफट से। ये जो हम यहां पढ़ रहे हैं ना SPDF, ये किसके लिए है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ n, फॉर सेम वैल्यू ऑफ n। यानी कि अभी जो हमने देखा 2s 2p, इसमें अगर इन दोनों में से हम पेनिट्रेशन कंपेयर करें ना, सेम वैल्यू ऑफ n देखो 2 2 सेम है, इसमें से अगर हम पेनिट्रेशन कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा s ऑर्बिटल का है, मतलब s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा है। अब न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में डिफिकल्टी होगी या इससे इलेक्ट्रॉन निकलवाने में डिफिकल्टी होगी? ऑफकोर्स इससे जब डिफिकल्टी होगी यार तो इसको एनर्जी तो सप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज क्या होती है, कंपैरेटिवली हाई होती है। वही चीज यहाँ पर आपको एक्सेप्शन में पढ़ाई जा रही है इस केस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें एक s ऑर्बिटल से निकालना है और बोरॉन में हमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल से निकलवाना है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, कि बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ग्रेटर देन होती है बोरॉन, डिफाइंग द यूजुअल ट्रेंड। यूजुअल ट्रेंड ये होना चाहिए था, लेकिन यहां से क्या समझ आ रहा है, बेरिलियम की ज्यादा है, बोरॉन की कम है। रीजन समझ आया? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन हमें s ऑर्बिटल से निकलवाना है, यहां पर इलेक्ट्रॉन हमें p ऑर्बिटल से निकलवाना था। क्योंकि s ऑर्बिटल्स ज्यादा पेनिट्रेशन करती हैं या न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होती हैं, तो वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होती हैं या स्ट्रांगली हेल्ड होती हैं बाय द न्यूक्लियस। आगे बढ़े, चलो अब दूसरा ट्रेंड जो देख रहे हैं, थोड़ा सा जहां पर चेंज देखने मिलेगा वो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है कि ये जो P3 कॉन्फ़िगरेशन है ये है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इससे इलेक्ट्रॉन निकलवाने में ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी मतलब नाइट्रोजन की वैल्यू ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगी। अक्रॉस द पीरियड इन जनरल ट्रेंड फॉलो होना क्या चाहिए था कि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इंक्रीज करती है ना, तो नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी। ये तो था जनरल ट्रेंड, आम जिंदगी। फिर जब हम आए मेंटोस जिंदगी पर, उसमें हमने देखा कि नाइट्रोजन का, जब हमने अंदर देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करके कि नाइट्रोजन का तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन्ड है, तो फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकलवाने में हमें एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसी वजह से ये एनोमली देखी जाती है। और फिर हमारा जो फाइनल फर्स्ट पीरियड का जो ट्रेंड देखने मिलता है वो क्या देखने मिलता है, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए लिथियम एज इट इज, फिर लिथियम से बेरिलियम तक तो बढ़ी रही है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, बेरिलियम की ज्यादा हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, बोरॉन की कम है, बेरिलियम की ज्यादा है। ठीक है, फिर आ जाएगा कार्बन, उसके बाद आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा है। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका फ्लोरीन एंड नियॉन की तो है ही सबसे ज्यादा, क्योंकि उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन्ड है। इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर दे रही हूँ। बोरॉन, कार्बन, ये बेरिलियम है। ठीक है, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका जो जनरल ट्रेंड फॉलो हो रहा है, या जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, नॉट जनरल ट्रेंड तो दूसरा है भाई। क्लियर है? तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना, चलो फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम दूसरी बात पर। दूसरी बात क्या है, या दूसरा, अभी हमने क्या देखा, पीरियड नंबर 2 देखा। अब पीरियड नंबर 3 में भी सेम ही चीज हो रही है। पीरियड 3 में अगर आप देखो
पीरियड 3 में क्या होता है, कौन से एलिमेंट्स हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, इनमें भी इन जनरल क्या ट्रेंड फॉलो होना चाहिए था कि इस तरफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन फिर जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करते हैं तो सोडियम का क्या है भाई, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s6, 7, 8, 9, 10, 11, 3s1। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3s2, यहां पर क्या है 3s2, 3p1, यही है। ओके वेट, आई नीड सम स्पेस। हाँ, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसका हो जाएगा 3s2, इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम का 3s2, 3p1, सिलिकॉन 3s2, 3p2, फास्फोरस 3s2, 3p3। ठीक है, सल्फर 3s2, 3p4, यहाँ है 3p5 और यहाँ है 3p6। देखो क्या दिख रहा है, मैग्नीशियम में और एल्यूमिनियम में, ये मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन, एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो एक s ऑर्बिटल में से निकलेगा बजाय p ऑर्बिटल के। ठीक है, मतलब p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन बेटा s ऑर्बिटल में से निकालना है, s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इस केस में ज्यादा होगी। सिमिलरली आप आ जाओ फास्फोरस पे, फास्फोरस पे अगेन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है जो कि एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। सल्फर अगेन ज्यादा। ठीक है, तो फाइनल ट्रेंड क्या हो जाएगा, ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। तो हमने क्या देख लिया अभी, सारे जितने भी थे अक्रॉस द पीरियड वाले ट्रेंड्स देख लिए। अब आ जाता है डाउन द ग्रुप पर। डाउन द ग्रुप में क्या स्टडी किया था कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज डिक्रीज करती है, यानी कि डाउन द ग्रुप हमें इतनी एनर्जी नहीं सप्लाई करनी पड़ती इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए। ठीक है ना, कंसिस्टेंटली हर लेवल पर ये जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हैं ये डिक्रीज करती जाती है, हमारा जनरल ट्रेंड है। चलो आ जाओ ग्रुप 1 पर। ग्रुप 1 की जब हम बात करते हैं, ग्रुप 1 में क्या है, ग्रुप 1 में है आपका भाई अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ओके, फ्रांशियम नहीं ले रहे क्योंकि फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, उसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना, चलिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जनरल क्या ट्रेंड फॉलो होगा कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज डिक्रीज होंगी। ठीक है, ये तो जनरल ग्रुप 1 का जनरल ट्रेंड है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप 2 में क्या देखा जाता है भाई, ग्रुप 2 क्या है आपका भाई, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी सेम ट्रेंड देखा जाता है क्योंकि भाई नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, हेंस आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है। बताना मैं आपको क्या चाह रही हूँ यहाँ से कि जैसे हमने हाइड्रोजन का हीलियम का देखा था ना कि उसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये हमारा ग्रुप 1 है, ये हमारा ग्रुप 2 है, आगे जाकर के भाई ग्रुप 18 तक हमारा सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इंक्रीज करती हैं। डाउन द ग्रुप क्या होता है भाई,
डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करती है। तो यहाँ बढ़ी और इसके कंपैरिजन में फिर कम कम है, यहाँ पर है ही लोएस्ट, यहां से जाएंगे तब बढ़ेंगी, यहां पर नीचे आएंगे तब कम होंगी। तो ये जो सीजियम है इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू जो है ये लोएस्ट होती है इन द पीरियोडिक टेबल। IE वैल्यू इज लोएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो हाईएस्ट किसकी थी, हीलियम की थी, लोएस्ट किसकी है, सीजियम की है, याद रखना। बड़े आगे ग्रुप नंबर 2 हो गया। फिर आ जाते हैं ग्रुप 13, सीधे ग्रुप 13 पर आ जाता है। ग्रुप 13 का ना आप लिख लो कि भाई दिस इज VIP, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी से अगर आपसे ट्रेंड से क्वेश्चन आएगा ना 99% चांसेस है कि वो यहां से आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि पूरा का पूरा ट्रेंड ही इसमें गड़बड़ा गया है। अब ग्रुप 13 के जो हमारे मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड Tl। ठीक है, BAlGaInTl। ठीक है, इन जनरल क्या होना चाहिए था, इन जनरल IE वैल्यूज को भाई डाउन द ग्रुप घटना चाहिए था। क्या देखा आगे, देखा क्या गया कि कुछ अलग ही ऑर्डर फॉलो हो रहा है। मतलब इससे समझो आप, अगर मैं एक ग्राफ बनाती हूं, ग्राफ बनाया, ठीक है, ग्राफ में क्या है, क्या लिया है मैंने, यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ली हैं और यहां पर लिया है एटॉमिक नंबर। आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इधर ली हैं और यहां पर एटॉमिक नंबर लिया है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम के केस में हमें क्या मिल रहा है, थैलियम। दिस इज नॉट टेलुरियम, थैलियम। हमें मिल रहा है कुछ इस तरह का ट्रेंड देखने को। W क्या देखने को मिल रहा है भाई, W देखने को मिल रहा है। W बनाया ना, लेकिन W कैसा है कि ये वाला जो है कॉर्नर ये ऊपर है और ये जो है भाई वो थोड़ा सा नीचे है। ठीक है ना, चलिए डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज डिक्रीज करती हैं। ये किसका है, ये है आपका बोरॉन का। वही लिख दो सारे के सारे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टेलुरियम, थैलियम नॉट टेलुरियम। ठीक है, क्लियर है। ये इससे नीचे है, ये ऊपर है, ठीक है ना, ये ऊपर है, ये इससे कंपैरेटिवली नीचे है, लोअर पोजीशन पर है, ये तो दिख ही रहा है नीचे। अब इसी ट्रेंड में आप क्या लिख दो, आयनाइजेशन एनर्जी लिख दो। किस तरह से लिखोगे भाई, सबसे ज्यादा किसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, सबसे ज्यादा है बोरॉन की, फिर है उसके बाद आती है किसकी, टेलुरियम की, नॉट टेलुरियम, थैलियम। ठीक है, फिर आती है आपकी किसकी, उसके बाद आती है किसकी, गैलियम की। गैलियम ऊपर दिख रहा है ना, फिर आता है एल्यूमिनियम एंड देन फाइनली आता है इंडियम। तो ये जो ट्रेंड है ये फॉलो हो रहा है भाई, और इससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं आपके, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो इसको स्टार मार्क करो, चाहे जो करना है करो, लेकिन इसको याद रखना, हाईली इंपॉर्टेंट। क्लियर है, ये है हमारा IE का ट्रेंड फॉर ग्रुप नंबर 13। ठीक है, चलो फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे। अब देखो कि बोरॉन और थैलियम जमीन आसमान का फर्क है, टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट एलिमेंट, लेकिन बोरॉन के जस्ट बाद में आ रहा है थैलियम। रीजन क्या है, इसका रीजन होता है पता है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अभी सब समझ लो या जान लो कि इसका रीजन जो होता है ना, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। थैलियम जब आता है, थैलियम एलिमेंट आता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बाद। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, आई गेस हमने पुराने लेक्चर्स में या प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका साइज इतना छोटा हो जाता है ना कि मतलब आप समझो, अब साइज अगर छोटा हो गया किसी भी एलिमेंट का तो अट्रैक्टिव पुल तो इंक्रीज हो गया, मतलब एनर्जी ज्यादा लगेगी। बिल्कुल वही रीजन है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमें ट्रेंड फॉलो करना है। आ जाते हैं ग्रुप नंबर 14 पर। ग्रुप 14, ग्रुप 14 में क्या क्या है भाई, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड।
इसमें डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए थी। बिल्कुल वही होता है, बस एक हल्का सा एक्सेप्शन है कि ये उठकर यहाँ आ जाता है, इन दोनों की पोजीशंस एक्सचेंज हो जाती हैं। ठीक है, अगेन इसका भी रीजन है ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सेम। ठीक है, आ जाओ, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज जो है डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज बना दिया मैंने, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, कार्बन की सबसे ज्यादा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर आ जाएगा आपका लेड और फिर आ जाएगा टिन। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर रहेगा आपका IE का फॉर ग्रुप नंबर 14। परफेक्ट। तो इतनी चीजें जो है या इतनी बातें हैं जो हमें जाननी थी फॉर अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप एक्सेप्शंस। आ जाओ, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें जो पढ़ना है वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज किस तरह से डिफर करती हैं या अफेक्ट करती हैं उस चीज को। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक्टिविटी करवाना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, कंपेयर IE वैल्यूज कौन सी, IE1 एंड IE2 वैल्यूज फॉर किन दो एलिमेंट्स के लिए, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है ना, इन दोनों के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आपको बतानी है किसकी ज्यादा है किसकी कम है। कैसे करोगे, चलो मैं पहले क्या ले लेती हूँ, ऑक्सीजन ले लेती हूँ। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,6। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या है, 2,5। लेकिन ये थोड़ा बेहतर इस तरह से समझ आएगा कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है P3। क्यों है P3, समझते हो ना, 2p3, 1s2, 2s2, 2p3, इसका है 2p4। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखो ये है हमारी p ऑर्बिटल्स, इसमें 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी क्योंकि P3 कॉन्फ़िगरेशन से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, स्टेबल होता है। ठीक है ना, तो इससे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बनेगा, क्या बनेगा भाई, O+ बनेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, N+। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी IE1 और इसकी IE1 फॉर नाइट्रोजन, IE1 फॉर नाइट्रोजन, IE1 फॉर ऑक्सीजन, इस तरह से लिख रही हूं मैं। ठीक है, ये आप सिंपली समझो, आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, ऑक्सीजन की, ये क्या है भाई, लेस है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, नाइट्रोजन की। क्यों है हमें पता है। ठीक है, इस यहाँ से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से हमें इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो भाई एक्सेप्शनली हाई है। अब ये N+ और O+, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो फिर क्या वैल्यूज हो जाएंगी। अब बेटा ये जो O+ कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये हो गया है आपका P3, 2p3 कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो ये हो गया है 2p3 कॉन्फ़िगरेशन और ये हो गया है आपका 2p2 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब इस दौरान जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इन्वॉल्व है, या ऐसा समझो कि O+ से जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है और N+ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये बनेगा O2+, ये बनेगा N2+। जो भी बनेगा वो तो ठीक है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज का क्या, इस केस में जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, क्या लगता है, यहाँ पर अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है एक 2p3 कॉन्फ़िगरेशन, P3 कॉन्फ़िगरेशन से, यहाँ पर जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है वो है 2p2 कॉन्फ़िगरेशन से। तो आपको नहीं लगता ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, यानी कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की कम होगी। ठीक है, तो चाहो तो लिख लो, आयनाइजेशन एनर्जी 2 फॉर ऑक्सीजन is greater than ionization energy 2 of nitrogen। ठीक है ना,
ओके, क्लियर है इतनी बात? क्लियर है ये चीज? चलो अब सेकेंड कंपैरिजन देखेंगे। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज। अच्छा है, अच्छा मतलब यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्रोमियम और मैंगनीज, क्रोमियम और मैंगनीज का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखना पड़ेगा। क्रोमियम का कितना होता है भाई? क्रोमियम का होता है आपका 3d5 and 4s1, ना कि 3d4 and 4s2। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, मैंगनीज का 25 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 and 4s2। इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा भाई? 4s सबशेल से, 4s सबशेल से निकलेगा। तो यहाँ पर जब निकला क्रोमियम प्लस बना, यहाँ से जब निकला मैंगनीज प्लस बना, प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और साथ ही जो भी आयनाइजेशन एनर्जी एसोसिएटेड है वो है आयनाइजेशन एनर्जी 1 फॉर मैंगनीज एंड फॉर क्रोमियम। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में देखो आप 4s1 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, लेकिन ये 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। तो कंपैरेटिवली यहाँ पर आप ऐसा समझ लो कि ये है एक फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, यहाँ पर एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। अब ध्यान से समझो कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? d5, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा? 3d5 एंड 4s1, ठीक है। तो ये सेकेंड, जब हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकलना है, ठीक है ना। इसीलिए इस केस में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में मैंगनीज की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज जीतेंगी, लेकिन जब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात आती है फॉर मैंगनीज एंड क्रोमियम, तो भाई क्रोमियम की ज़्यादा है। अगेन क्योंकि जो अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है वो है एक d5 कॉन्फ़िगरेशन से निकालना है, और d5 कॉन्फ़िगरेशन कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो वैल्यूज जो है हाई होंगी इस केस में, ठीक है, क्लियर है? चलो आ जाते हैं तीसरे कंपैरिजन पर। अब आप मुझे बताओ IE1 एंड IE2 वैल्यूज फॉर नाइट्रोजन एंड N+ क्या होंगी? क्या लगता है नाइट्रोजन और N+ के केस में क्या होंगी? क्या लगता है भाई, फटाफट बताओ। अब आप बोलोगे कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना है और N+ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना है और N+ से इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ पर ये हमारा P3 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर ये हमारा P2 कॉन्फ़िगरेशन है। आप ऐसे ही समझोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जाओगे, बोलोगे भाई P3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इसकी IE1 एंड IE2 कंपेयर करनी है क्या? चलो ठीक है, अभी IE1 IE2 कंपेयर ना करके सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू का आप मुझे ऑर्डर बताएं, फिर हम कंपेयर करेंगे, बाद में कंपैरिजन करेंगे। अभी सिर्फ आप मुझे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता दें। तो देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन P3 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन P2 है, तो आप क्या बोलोगे भाई कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है नाइट्रोजन की वो है ज़्यादा एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N+, जो कि क्या है? गलत है, जो कि क्या है? गलत है। रीजन सुनो, रीजन नाइट्रोजन से जब हम इलेक्ट्रॉन निकलवा रहे हैं तो बेशक वो P3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ जो आयनाइजेशन एनर्जी एसोसिएटेड है वो है IE1। फिर जो IE2 है बेटा, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना N+, यानी कि P2 कॉन्फ़िगरेशन से। इससे जब हम इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे तो आपको नहीं लगता कि वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया? कौन सा वाला भाई? जो मैंने बोला था कि मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊंगी वापस, सेम एटम वाला कॉन्सेप्ट।
इस केस में हमने क्या देखा था कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 सबसे छोटी है, फिर IE2 है, फिर IE3 है। यही मैग्नीट्यूड पढ़ा था ना सेम एटम के लिए, सेम एटम था। तो यही चीज तो यहां पर देखने को मिल रही है, यहां पर यही चीज तो देखने को मिल रही है। एटम तो हमारा सेम है। यहां पर जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है वो है IE2, ये है IE1 और ये है IE2। तो अब आपका क्या कहना है भाई, क्योंकि ये जो एटम है ये अपने ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट से हमने इलेक्ट्रॉन निकलवाया, आयनाइजेशन एनर्जी 1 लगी, चलो ठीक है माना कि P3 कॉन्फ़िगरेशन था, जो भी हमें मैग्नीट्यूड मिला। उसके बाद में फिर ये N+ बन गया ना, जिसका साइज फिर छोटा हो गया। छोटा हो गया मतलब कि इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली बाउंड हो जाएगा। ज्यादा टाइटली बाउंड होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यू ज्यादा होंगी। तो ये ट्रेंड तो भाई हमेशा फॉलो होगा, ठीक है। कौन सा वाला, आयनाइजेशन एनर्जी 1 इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज 2, जो हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिल्कुल वही यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो ये गलती नहीं करना। देखो बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है ना, ये है नाइट्रोजन के लिए, ये है N+ के लिए, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इस चीज को नोट डाउन कर ले फटाफट से। चलो अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, ठीक है। तो वो देखते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी से किस तरह से क्या रिलेटेड है। तो आप हेडिंग डालेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इसके ट्रेंड्स भी देखने हैं अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप, ठीक है। एक बात समझो कि जो मेटालिक कैरेक्टर है, ये कैरेक्टरिस्टिक है मेटल्स का। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज लो होती हैं, है ना, यही होता है ना। इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस्ट, किसके केस में भाई, मेटल्स के केस में। तो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज लो रहेंगी, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं सप्लाई करनी पड़ती है भाई इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के केस में, इन द केस ऑफ मेटल्स। आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, सोडियम, लिथियम, भाई जो हमारे ग्रुप 1 मेटल्स हैं उनके केस में। फिर आता है ये नॉन मेटल्स की बात। तो नॉन मेटल्स के केस में देखो यार, एक चीज बहुत बेसिक सी समझना कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसके लेफ्ट मोस्ट सेक्शन में हमारे मेटल्स हैं, यहाँ पर नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे यहाँ जाते हैं साइज घटता जाता है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इस तरफ इंक्रीज हो जाती है। यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है। यहाँ क्या है, कम है, मेटल्स के पास जो है आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज कम है, मतलब ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए। नॉन मेटल्स के केस में आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज बढ़ जाती हैं, मतलब एनर्जी ज्यादा लग रही है निकलवाने के लिए इलेक्ट्रॉन को। तो सीधा सीधा मतलब इलेक्ट्रॉन इज नॉट लॉस्ट इजिली, ठीक है। ये किसके केस में होता है, नॉन मेटल्स के केस में, और इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं, ठीक है ना। अब एक और ट्रेंड देखो, एक और ट्रेंड क्या है कि जब मेटल्स के केस में हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है ना। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें इतना ज्यादा, इतनी जान नहीं बचती उनके अट्रैक्टिव पुल में, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकता है। इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकता है, मेटल्स के केस में वैसे भी इजीली लॉस्ट हो रहा है और इजीली लूज हो पा रहा है और इसके साथ लूज हो पा रहा है, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और साथ ही साथ आप नॉन मेटल्स के केस में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, मेटालिक कैरेक्टर अगर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जाहिर सी बात है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पर क्या देखोगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। एक ही बात है ना यार, चाहे ऐसे बोलो चाहे वैसे बोलो, ठीक है।
क्लियर है इतनी चीज। और डाउन द ग्रुप हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज जो है वो डिक्रीज करती हैं, यहाँ पर भी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज जो है डिक्रीज करती हैं। देखो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज डिक्रीज कर रही है यानी कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, आराम से इलेक्ट्रॉन लूज हो पा रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इतनी बात सही है। तो ये होता है भाई मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट कैसे आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है। छोटी सी बात करनी थी। चलो अब आ जाते हैं अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिसको हम बोलते हैं क्या, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। अच्छा, एक जो बहुत ही जनरल बात हमें पता है वो ये है कि मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बेसिक इन नेचर। मेटल की ऑक्साइड्स या आप कह लो हाइड्रोक्साइड। इसका एग्जांपल दूं, मान लो मेटल है सोडियम, हाइड्रोक्साइड है OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है ना, बेसिक कैरेक्टर है ना, बेसिक इन नेचर है ना, इसीलिए बोलते हैं मेटल की ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स बेसिक इन नेचर होती हैं। आप डायरेक्ट याद रखेंगे। कन्वर्सली नॉन मेटल्स जो होते हैं इनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं वो होती हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। ये जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। जैसे आपका CO2 हो गया एसिडिक ऑक्साइड है, SO2 हो गया एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, क्लियर है। तो नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती है, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। क्लियर है। तो यहां से क्या समझ आ रहा है कि अगर नीचे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, भाई मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर यहाँ पर है और धीरे धीरे यहाँ जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर हमें मिलता जा रहा है। तो अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ रही है इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू घट रही है यानी कि इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा मतलब वो एक कैरेक्टरिस्टिक मेटल्स का है और मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं। तो डाउन द ग्रुप जब आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज घट रही है तो हमारा जो बेसिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा। ऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स के लिए इनका हमें ट्रेंड देखना होता है। ठीक है ना। तो क्या समझ में आया, अक्रॉस द पीरियड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सीधी सीधी बात क्या समझ आई, अक्रॉस द पीरियड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस क्योंकि हम धीरे धीरे नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है। तो अब इसी पर आपका एक क्वेश्चन बनता है जिसमें मैं आपको ऑक्साइड्स दे देती हूँ किसकी भाई, ग्रुप 1 की ऑक्साइड्स। ग्रुप 1 की ऑक्साइड्स क्या है, Li2O, Na2O, K2O। ठीक है, इसमें आप मुझे बता दो ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स क्या हो जाएगा भाई, ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। इस केस में इट विल बी Li2O। देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। मेटल्स मतलब कि उनकी ऑक्साइड्स कैसी होती हैं, बेसिक, तो बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए Li2O से ज्यादा बेसिक होती है Na2O और इससे ज्यादा बेसिक होता है K2O। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑर्डर हो गया। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर अगर मैं आपसे बोलूं, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, देखो हमने क्या ले लिया भाई, फिर अभी ये तो डाउन द ग्रुप हो गया, अक्रॉस द पीरियड ले लेते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड BeO2, बोरॉन B2O3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, बेरिलियम बोरॉन कार्बन CO2। फिर चलो ठीक है, इतने में ही बता दो, बेरिलियम बोरॉन कार्बन N2O5B। इस केस में आप अगर मुझे क्या बता दें, एसिडिक कैरेक्टर, क्या बता दें आप मुझे, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स या एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑर्डर ऑफ
क्या हो जाएगा, आप मुझे फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको नहीं दे रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन का जब हम ऑक्साइड्स लेते हैं तो इस केस में क्या ऑर्डर मिलता है हमें, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, इंक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, जो भी रहेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं सारा का सारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट, फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप ये देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में फटाक से आंसर बता देंगे। ओके, तो बेसिक ट्रेंड्स देख लिए हैं, ठीक है। फटाफट से अब रिवीजन कर लेते हैं जितनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं या जो ट्रेंड्स देखें। चलो सबसे पहले आ जाता है, कहाँ से स्टार्ट किया था, आयनाइजेशन एंथैल्पी से। क्या होता है भाई, क्वांटिटेटिव मेजर होता है, इन नंबर्स हम देख पाते हैं, अभी आगे देखेंगे टेबल के फॉर्मेट में कि किस तरह से हम इन नंबर्स आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू देख पाते हैं। यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्या है भाई, क्वांटिटेटिव मेजर है कि कितनी एनर्जी लग रही है। क्वांटिटेटिवली हम वो एनर्जी देख पाएंगे इन किलो जूल पर मोल, कि इतनी एनर्जी लग रही है, देनी पड़ रही है एक मेटल से उसका इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए और उसको कैटायन बनाने के लिए, ठीक है। इसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अगला है, इट इज समटाइम्स आल्सो नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी बोलते हैं, व्हिच कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या, minimum amount of energy required to remove an electron from valence shell of an isolated gaseous atom in its ground state, ठीक है। न्यूट्रल ग्राउंड स्टेट है, मतलब वही न्यूट्रल है, तो वही चीज बोली है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, यानी कि वही न्यूट्रल गैसियस मेटालिक एटम, उससे अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है या एनर्जी लग रही है, रिक्वायर्ड है, मिनिमम एनर्जी, वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर मोल। ये देखो, किलो जूल पर मोल में ये नहीं आएगा, किलो जूल मोल इनवर्स, या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर किलो जूल पर मोल ऐसे, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स एन इंसाइट टू द ईज, ये बताया था मैंने कि द ईज विथ विच द इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट, ये वही बताता है। अगर ज्यादा एनर्जी है, मतलब भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं निकल रहा है, बहुत मुश्किल लग रही है, तो वही चीज, द ईज विथ विच एन एटम कैन चेंज इटसेल्फ इनटू अ कैटायन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज आयनाइजेशन एनर्जी। आगे देखो, स्मॉलर इज द आयनाइजेशन एनर्जी, ईजियर इज फॉर द न्यूट्रल एटम टू चेंज इनटू आयन, मतलब जितनी कम वैल्यू होगी आयनाइजेशन एनर्जी की, उतनी ही ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर एटम। क्लियर है? सिंस एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। चलो, टर्म आयनाइजेशन एनर्जी इज नॉट एप्रोप्रिएट एंड इज टेकन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि हमने अभी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, देखते हुए आए, ठीक है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। वही कर रहे थे ना, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर उसके बाद आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर वापस से डाइवैलेंट आयन से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है। ये चीज हम देख रहे थे, तो उसी को हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का नाम दे दिया है, यही चीज, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बोला है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन इंक्रीजिंग फॉर ईच सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन आप निकालते जाओगे, वैसे वैसे आई की वैल्यूज इंक्रीज होंगी। हमने देखा है ये चीज कैसे होती है, ठीक है। अगेन रीजन क्या है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जाता है ना, वैसे वैसे न्यूक्लियस का पुल इंक्रीज होता जाता है उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो भाई जब स्ट्रांगली पकड़ा है तो कैसे निकलेगा, कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? ऑफ कोर्स ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ज्यादा होंगी। This is due to the fact that after the removal of an electron, the number of electrons decreases, लेकिन nuclear charge remains same। समझ पा रहे हो आप? इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो वही का वही है ना। अब उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज कम इलेक्ट्रॉन्स को देखेगा, ठीक है। उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज कम इलेक्ट्रॉन्स को देखेगा, फिर उसमें से और निकल गया, तो अब उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाकी बचे हुए कम और कम इलेक्ट्रॉन्स को देखेगा, तो उसका जो इफेक्ट है वो बढ़ता जाएगा। अब इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज या फिर न्यूक्लियस का जो भी चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है ना सभी इलेक्ट्रॉन्स को,
अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका अट्रैक्टिव पुल भी इंक्रीज होता जा रहा है। भाई हमें पकड़नी है मान लो 4 बॉल्स, तो 4-5 बॉल्स पकड़नी है तो हम अपने दोनों हाथों में पकड़ लेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो छूट जाए। हाथ तो 2 ही है, बॉल्स तो 4-5 है, लेकिन अगर वही एक आध बॉल बचती है या 2 बॉल बचती हैं तो उनको हम भयंकर टाइट पकड़ेंगे, तो सामने वाला इंसान जिसको वो हमारे हाथ से लेनी है उसको बहुत ताकत लगेगी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। आगे देखते हैं रिजल्ट। कंसिक्वेंटली मतलब क्या रिजल्ट है? द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली बाय द न्यूक्लियस एंड रिमूवल ऑफ ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन बिकम्स मोर डिफिकल्ट, हेंस आयनाइजेशन एनर्जी का हमें ये ट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स की। देखो यहाँ पर किलोजूल पर मोल में आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2 एंड 3 दी हुई है। लिथियम के केस में ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है। उसके बाद देखो एक्सेप्शनली हाई 7297 मतलब 7 फोल्ड्स, ओ माय गॉड। उसके बाद फिर और ज्यादा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यहां तक आते आते लिथियम के ये जो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का जितना भी मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पर फोकस कर रहा होगा। ठीक है ना, तो बहुत हाई एनर्जी लगती है। सिमिलर ट्रेंड्स हम सभी में देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2 एंड 3 वैल्यूज किस तरह से कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक चीज यहां से और समझ में आ रही है कि देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये है अक्रॉस द पीरियड वाला ट्रेंड। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड वाला ट्रेंड है। अक्रॉस द पीरियड में क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज कंसिस्टेंटली इंक्रीज करती है। तो देखो 520 थी लिथियम की, नियॉन की 2080, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, चलो आगे देखेंगे। अगला है when first ionization enthalpies of elements having atomic number up to 60 are plotted, तो ग्राफ क्या बोला है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज, ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं इसमें ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज है एटॉमिक नंबर 60 तक। जब ये प्लॉट देखते हैं तो समझ में क्या आता है, या एक क्लियर ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है कि ये जो हमारे एल्कली मेटल्स है ना इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज लो है, और ये आ गई भाई, ये क्या आ गई? नोबेल गैसेस, इनकी हाई है। तो यही ट्रेंड तो देखने मिलता है, इन जनरल भी यही ट्रेंड हम देखते हैं। देखो मैक्सिमम पोजीशंस इन द ग्राफ आर ऑक्यूपाइड बाय नोबल गैसेस। जितना भी मैक्सिमा मिल रहा है, मैक्सिमा मतलब कि पीक कहाँ मिल रही है? नोबेल गैसेस के केस में। इसके अगेंस्ट जो भी हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज हैं वो ज्यादा है। ठीक है, और जो मिनिमा है मतलब लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू वो किसके केस में मिल रही है? एल्कली मेटल्स के केस में। ठीक है, तो ये ग्राफ से भी हमें क्लियरली दिख रहा है। अब आता है ऑन द अदर हैंड अल्कलाइन मेटल्स ऑक्यूपाई द मिनिमा पोजीशंस इन ग्राफ कोरिलेटिंग द लो IE वैल्यूज एंड देयर हाई रिएक्टिविटी। ठीक है ना, अरे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज यानी कि कुछ केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन होने वाला है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होते हैं ना रिएक्शंस। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पर? आयनाइजेशन एनर्जी पर। आगे 2 नोटिसेबल ट्रेंड्स आर ऑब्जर्व्ड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सा भाई? अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी इट इंक्रीजेस as we move across the period। across the period जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ये चीज हमने देखी। ठीक है, चलिए इसके आगे इस ग्राफ से समझ आ रहा है भाई कि लिथियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कितनी आ रही है? 520, नियर अबाउट कुछ 520। सिमिलरली बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन का है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन की सबसे ज्यादा, लिथियम की सबसे कम। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, ये ट्रेंड हमने देखा था ना कि बेरिलियम की ज्यादा क्यों है और यहाँ पर नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों है? क्योंकि बेरिलियम में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना था 2s सबशेल से। ठीक है, और बोरॉन में हमें निकालना था 2p सबशेल से इलेक्ट्रॉन। देखा था ये चीज। सिमिलरली नाइट्रोजन का तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन था, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना था जो कि हाईली स्टेबल होता है। ऑक्सीजन के केस में ऐसे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तो O+ के बाद अटेन होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमें ट्रेंड दिख रहा है
कि भाई बेरिलियम की ज्यादा है बोरॉन से, तो ये चीज जस्टिफाइड है, ऑर्डर हमने पढ़ा था, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज हम ग्राफ से भी देख पा रहे। सिमिलरली यहां पर हमने एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट डाउन द ग्रुप वाला प्लॉट किया है। ये क्या था, ये प्लॉट था अक्रॉस द पीरियड वाला, ठीक है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन अक्रॉस द पीरियड। ये था प्लॉट डाउन द ग्रुप वाला। डाउन द ग्रुप वाले केस में क्या देख रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज कंसिस्टेंटली डिक्रीज करती जाती हैं, और देखो सीजियम की 374 लोएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल है सीएस की, ठीक है, लोएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल। चलिए आगे देखेंगे। अब आता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड आर अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर इन द फर्स्ट ग्राफ ऑफ alkali metals is a function of z in the second graph. To have a clear understanding of these trends, two factors have to be considered. Again वही चीज जो हमने देखी थी कि न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग ज्यादा है मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज कम है, न्यूक्लियर चार्ज नहीं जीत पा रहा है, शील्डिंग जीत पा रही है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज कंसिस्टेंटली डिक्रीज कर जाएंगी। देखिए ये सारी बातें पढ़ रहे हैं अभी, केवल और केवल बेटा रिविजन चल रहा है, ठीक है। चलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ये कब होता है, अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल द इलेक्ट्रॉन, हेंस इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। यही चीज मैंने आपको बताई थी, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, याद आ रहा है। चलिए आगे देखेंगे। Effective nuclear charge experienced by valence electrons in an atom will be less than the actual charge on the nucleus due to phenomena of shielding effect, ठीक है, जिसकी वजह से force of attraction between nucleus and valence electrons is reduced due to the repulsive forces exerted by inertial electrons। और ये down the group में यही ट्रेंड होता है जिसकी वजह से IE की वैल्यूज घटती है। अब फॉर एग्जाम्पल 2s इलेक्ट्रॉन इन लिथियम is shielded from the nucleus by the inner core of 1s electrons। As a result, valence electron experiences a net positive charge which is less than the actual charge। भाई Z effective का कॉन्सेप्ट जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। Shielding is the most effective. Shielding is most effective wherever there is a full shell of electrons between the outermost electron and the nucleus, as in case of noble gases। बिल्कुल, इनर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे शील्डिंग उतनी ज्यादा होगी, ये चीज हमें पता है, ठीक है। दिस इज द रीजन फॉर अ शार्प डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी गोइंग फ्रॉम नोबेल गैसेस टू अल्कली मेटल्स। अब उल्टा बता दिया कि नोबेल से अगर अल्कली जाओगे तो शार्प डिक्रीज देखने को मिलेगा। नोबेल गैसेस के केस में IE values exceptionally high होती हैं, ठीक है। चलिए, when we move across the period from lithium to fluorine in the second period, atomic radii goes on decreasing, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है यानी कि उसकी वजह से क्या होगा भाई, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज को क्या फर्क पड़ेगा। भाई चीज रिपीट हो रही है बार बार, और हम हर एक पीरियड में चीजें देख चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर एडेड टू द ऑर्बिटल्स इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल। Shielding of electrons does not increase very much to compensate for the increased attraction of electrons. Consequently, outermost electrons are more tightly bonded, thus increasing the ionization potential across the period। ठीक है ना, पीरियड नंबर 2 की बात हो रही है। अब इन्हीं में ऑन द अदर हैंड डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो क्या ट्रेंड होता है, ये चीज हमें पता है, ठीक है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब आता है बेरिलियम एंड बोरॉन का जो एनोमलस बिहेवियर है। क्यों होता है भाई, बेरिलियम से जो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कहां से निकलेगा, 2s सबशेल से, ठीक है। इन द बेरिलियम इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम द s ऑर्बिटल, या आप 2s सबशेल कह लो, ठीक है, एज कंपेयर टू बोरॉन जिसमें से इलेक्ट्रॉन हमें p ऑर्बिटल से निकालना है। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, इसका 2s2, क्योंकि s ऑर्बिटल्स हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं इसीलिए ज्यादा न्यूक्लियस के करीब होते हैं, ज्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस से, और इसीलिए उनसे इलेक्ट्रॉन निकलवाना है तो भाई मेहनत तो लगेगी, ठीक है ना। चलो, तो वही बात डिस्कस करिए यहाँ पर। आगे आता है बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एनोमलस बिहेवियर, तो ये भी हमने स्टडी किया है। नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि स्टेबल होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें डिफिकल्टी होगी। क्लियर है, चलिए इसको देख लो। अगेन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो वी नो द रीजन, एंड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन क्या होता है, इसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन हम विथ ईज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। Consequently, it becomes easier to remove the 4 2p electron from oxygen than to remove from 3p electrons from nitrogen. Okay.
अब एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन आर रिस्पेक्टिवली 496, 770, 737 एंड 786, मतलब अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज कर रही है. प्रेडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज फॉर एल्यूमिनियम विल बी मोर क्लोज टू 575 और 760 किलोजूल पर मोल एंड जस्टिफाई और आंसर. ये चीज हमें बतानी है. चलो देखो कैसे बताओगे. यहाँ पर हमें 496, 737, 786 मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन अक्रॉस द पीरियड क्या जा रहे हैं भाई. अक्रॉस द पीरियड इनका क्या हो रहा है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इंक्रीज कर रही है. फिगर्स से हमें दिख रहा है. हमें प्रेडिक्ट करना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू एल्यूमिनियम की विल बी मोर क्लोज टू 575 या 760. अब मुझे बताओ कि ये आता कहां पर है. पहली बात तो ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है ना. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इस तरह से ट्रेंड है. तो देखो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया एंड सिलिकॉन हो गया. इसकी हमें वैल्यू दी है 496. ठीक है, इसकी दी है 737, फिर 786. ओके, तो पहले तो हम क्या स्टडी कर लें, इनका कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर लें फटाफट से. तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ होता है 3s2 3p4. यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3s2 3p3, यही होता है ना. एक बार चेक कर लेते हैं. एल्यूमिनियम इज वेट एल्यूमिनियम का एक सेकेंड गाइस. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन. सोडियम का होगा 1s2 2s2 2p1 राइट, 2p6 3s1. अच्छा एक सेकेंड रुको बस. 3s1 कॉन्फ़िगरेशन, 3s2 कॉन्फ़िगरेशन, फिर 3s2 3p1 है ना, एंड ये होगा 3s2 3p2. ओके चलो, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हमें किससे निकालना था. यहाँ इलेक्ट्रॉन हमें किससे निकालना था बेटा, जल्दी से बता दो. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें निकालना था एस सबशेल से. ठीक है ना, यही चीज देखनी है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एस सबशेल से निकालना था. यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे निकालना है, पी सबशेल से. तो कंपैरेटिवली यहाँ पर एनर्जी ज्यादा होगी. ठीक है ना. तो अगर मैं यहाँ पर मान लो 737 ले लिया और यहाँ क्या ले लिया 760 ले लिया, तो भाई ये तो बड़ा रखना है ना. तो यहाँ पर 760 नहीं आ सकता, ये आएगा आपका 575. ठीक है, 575. समझ आया क्यों, समझ पाए ना क्यों. ठीक है, तो जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा क्लोज 575 के रहेंगी. अगेन क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो पी सबशेल से निकलेगा, जो कि इजीली निकल सकता है. यहाँ इलेक्ट्रॉन एस सबशेल से निकल रहा है जिसको डिफिकल्टी होती है. इसीलिए देखो एकदम से इंक्रीज आया है ना, एकदम से इंक्रीज हमने देखा है. ठीक है, एकदम से इंक्रीज देखा है, यानी कि एस ऑर्बिटल्स पेनिट्रेटिंग होती है, इनसे इलेक्ट्रॉन निकलवाने में एनर्जी ज्यादा लगेगी. तो ये IE वैल्यूज हाई होंगी एज कंपेयर टू दिस वन जिसमें P से इलेक्ट्रॉन निकलवाना है. क्लियर है ये चीज. तो वही वाला हमारा सबशेल्स वाला कॉन्सेप्ट है. तो ऑर्डर कैसे लिख सकते हो, सिंपली ऑर्डर होना क्या चाहिए था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन. देखा क्या गया भाई कि इसकी एक्सेप्शनली ज्यादा है, इसकी कम है. तो ये ऑर्डर हो जाएगा सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन. ठीक है, उस हिसाब से हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी 496 और ये क्लोज टू 575 रहेगी. ठीक है, ना कि 760. मैग्नीशियम की वैल्यू 737, 786 सिलिकॉन. ठीक है ना, परफेक्ट इजी. चलो आगे देखेंगे. अगला है क्वेश्चन. सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखो क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड फ्लोरीन क्या रहेगा. तो चलो पहले तो देखो फर्स्ट पीरियड में हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, बोरॉन और फ्लोरीन. ठीक है, बोरॉन एंड फ्लोरीन. फिर उसके बाद आता है ये ग्रुप 13 है, ग्रुप 17 है. फिर आता है भाई सल्फर एंड फॉस्फोरस एंड सल्फर. ओके, P एंड S इज फॉस्फोरस एंड सल्फर. तो बोरॉन, कार्बन का ग्रुप 14, नाइट्रोजन 15, 16. सल्फर किस में आता है भाई, सल्फर यहाँ आता है 16th ग्रुप में और फॉस्फोरस आता है 15th ग्रुप में. 15th ये फॉस्फोरस. ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है.
तो अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज कंसिस्टेंटली इंक्रीज करती जाती है ना, एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती जाती हैं, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करती जाती है, डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पर तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो सबसे कम तो बोरॉन की ही होगी, ठीक है, सबसे कम तो बोरॉन की होगी। इसके बाद में क्या आता है, फिर आ जाता है फ्लोरीन की मैक्सिमम होगी, दिख रहा है सामने से। उसके बाद में फास्फोरस और सल्फर में, फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन बेटा होता है P3, सल्फर का होता है P4, तो इसकी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये फास्फोरस एंड सल्फर का कुछ इस तरह से ट्रेंड बनेगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बोरॉन, सल्फर, फास्फोरस एंड फ्लोरीन, ऑप्शन डी। क्लियर है, इजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 हमसे बोलता है which of the following presents correct order of second ionization enthalpy। second ionization enthalpy बतानी है, फर्स्ट नहीं। किसकी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की। लिख लिया भाई, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, 2p2, यहाँ 2p3, यहाँ 2p4 एंड यहाँ 2p5। इनमें से सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो होगी हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो होगी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो निकलेगा 2p1 में से, यहाँ निकलेगा 2p2 में से, यहाँ निकलेगा 2p3 में से और यहाँ निकलेगा 2p4 में से। अब सेम पीरियड है ना, पीरियड तो हमारा सेम है। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज कंसिस्टेंटली इंक्रीज करती जाती हैं। तो ऑर्डर होना चाहिए कुछ इस तरह का, लेकिन ये अटेन हो गया बेटा कौन सा, P3 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बस ये पीछे आ जाएगा, ये आगे चला जाएगा, बाकी सेम। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कौन सा मैच कर रहा है भाई, कार्बन का सबसे कम कहाँ दिख रहा है, कार्बन इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। उसके बाद आ रहा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। उसके बाद आ रहा है फ्लोरीन, फ्लोरीन कहाँ दिख रहा है भाई, इसमें तो नहीं है, इसमें है। एंड ऑक्सीजन, यस, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एलिमेंट्स है हमारे सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ठीक है। उसके बाद में फिर आएगा स्कैंडियम, ये स्कैंडियम, स्कैंडियम कहाँ जाएगा, इसका 19 होता है, 20 कैल्शियम, स्कैंडियम यहाँ आता है, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज डिक्रीज करती हैं, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करती हैं, तो स्कैंडियम का सबसे ज्यादा, ठीक है ना। स्कैंडियम का क्या भाई, सबसे ज्यादा, वही पूछा है, विच एटम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है, स्कैंडियम जीत गया। चलो ओके, तो अब रिमेनिंग क्वेश्चंस आप देख लें, रिमेनिंग क्वेश्चंस देख लें पॉज करके। इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इजी है क्वेश्चन नंबर 5 भी, ठीक है। चलो, तो आज यहाँ का सेशन या आयनाइजेशन एंथैल्पी पे पूरा डिस्कशन A to Z हमने कंप्लीट कर लिया है। दैट इज ऑल आज के सेशन के लिए फ्रॉम माय साइड। आपको कोई भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आंसर ज़रूर दें, ठीक है। चलिए, तो दैट इज ऑल गाइज फ्रॉम माय साइड टुडे। एंड एज यू नो, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको केजी से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है अलॉन्ग विथ हाई क्वालिटी कंटेंट। साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम 12th केजी टू 12th ये हमारे कुछ टॉप नॉच कोर्सेज हैं जिसमें IIT JEE या नीट से तो आप बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे। बाकी भी कोर्सेज हैं जिनकी प्रेपरेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। आपको किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई कूपन कोड एप्लीकेबल नहीं है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली 100% फ्री, ठीक है। तो शेयर द सेशन एज मच एज पॉसिबल, अपने फ्रेंड्स को बताएं, क्योंकि भाई आप लाइक शेयर करोगे तो आप जितना ज्यादा शेयर करोगे आप ही हमारी लिंक हो एज दूसरों तक पहुंचने के लिए। तो दैट इज हाउ वी रिलाई ऑन यू। आप हम पर एजुकेशन के लिए रिलाई करते हैं, हम आप पर औरों तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए रिलाई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपना काम आप करते हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। एंड to stay connected, we have YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and Telegram, so many social sites जहाँ पर हम और आप connected रह सकते हैं, ठीक है। Again, do like the session, share it as much as possible and subscribe to the channel. मिलते हैं अगले सेशन में। Thank you so much guys.